प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान को बचाने के लिए सऊदी अरब की सरकार सामने आई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच $10 अरब का समझौता होने जा रहा है। इसके तहत दोनों देश ग्वादर में विशाल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। इस रिफाइनरी के लिए पाकिस्तान की 5 सरकारी कंपनियां और सऊदी अरब की चर्चित तेल कंपनी अरामको निवेश करेगी। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में 70% पैसा लगाएगा। वहीं सऊदी अरब की कंपनी $3 अरब खर्च करेगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तबाही की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान पहले चाहता था कि सऊदी अरब $10 अरब पूरा पाकिस्तान में निवेश करे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब है और सऊदी अरब पहले ही उसे काफ़ी लोन दे चुका है। सऊदी अरब के इस रुख के बाद आखिरकार शहबाज सरकार को पूरी रिफाइनरी में 70% पैसा लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। दोनों देशों के बीच आज इस सहमति पत्र पर समझौता हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इमरान खान के कार्यकाल में रिश्ते रसातल में चले गए थे। इमरान खान ने सीधे सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर हमला बोला था। अब शहबाज सरकार के आने के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर तक सऊदी प्रिंस से गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी सऊदी अरब ने पूरा पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया है। सऊदी अरब के राजदूत ने ग्वादर में रिफाइनरी स्थल का दौरा किया है। इस संयुक्त रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल तेल साफ करने की क्षमता होगी। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए अब खाड़ी देशों की शरण में पहुंच गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूएई को कराची पोर्ट का कुछ उत्साह दे दिया था ताकि उसे पैसा मिल सके। पाकिस्तान रिश्ते सुधारने के लिए मुस्लिम देश होने की दुहाई दे रहा है। ग्वादर वही इलाका है जहाँ पर चीन अरबों डॉलर का सीपीसी का निवेश कर रहा है। ग्वादर बंदरगाह को चीन आधुनिक बना रहा है। इससे पहले सऊदी प्रिंस ने साल 2019 की अपनी यात्रा के दौरान $20 अरब के निवेश पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें $10 अरब रिफाइनरी पर खर्च किया जाना था। हालांकि अब रिश्ते खराब होने के बाद अब वो केवल $3 अरब का ही निवेश कर रहा है। आइए हम पाकिस्तान की दूसरी खबर की ओर चलें। पाकिस्तान के भावलपुर के इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्राओं के 5,500 से अधिक सेक्स वीडियो मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि स्कैंडल का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री का बेटा है। शहबाज शरीफ कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा इजाज साहब विश्वविद्यालय की लड़कियों को ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। यह भी दावा किया गया कि मंत्री का बेटा विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्राओं का यौन शोषण भी कर रहा था। पुलिस को जांच में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से लगभग 5,500 सेक्स वीडियो बरामद किए थे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का सुरक्षा प्रमुख मेजर इजाज साहब भी इस सेक्स वीडियो कांड में शामिल बताया जा रहा है। ग्लोबल विलेज स्पेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्री चीमा को उनके बेटे की वीडियो सार्वजनिक होने पर संभावित राजनीतिक नुकसान के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बाद मंत्री ने उन पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जो उनसे संबंधित थे और कथित तौर पर अपने बेटे को बचाने में उनकी सहायता मांगी। चीमा ने अपने बेटे को बेनकाब होने से बचाने के लिए इजाज शाह की गिरफ्तारी और वीडियो तस्वीरों को जब्त करने की भी मांग की थी। हालांकि पुलिस ने इजाज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से कई कामोत्तेजक गोलियां और दवाएं बरामद हुई थी। इसके अलावा उसके पास छात्रों और कर्मचारियों की आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग तस्वीरें भी मिली थी। पुलिस ने इजाज के मोबाइल फ़ोन का विश्लेषण करने के बाद कुछ छात्रों को ड्रग्स बेचने और खरीदने के लिए मामले का भी खुलासा किया है। जांच से पता चला कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 11 छात्रों का आपराधिक रिकॉर्ड था, वह नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थे। पूछताछ के दौरान इजाज ने खुलासा किया है कि उसके पास इस्लामिक विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी कैमरों का अवैध एक्सेस था। इसके जरिए वह विश्वविद्यालय की छात्रों की निगरानी कर रहा था और खासकर उन फुटेज को चुराता था जिसमें छात्राएं अपने प्रेमी के साथ गले लगते हुए पेड़ों के नीचे और विश्वविद्यालय की इमारतों के पास दोस्तों के साथ धूम्रपान करते हुए दिखाई देती थी। फिर इन फुटेज के सहारे वह छात्राओं को ब्लैकमेल करता था। वह धमकी देता था कि उसकी बात नहीं मानी तो वो फुटेज उनके माता पिता को पहुंचा देगा। ग्लोबल विलेज स्पेस की रिपोर्ट में कहा गया कि इजाज कथित तौर पर डरी हुई छात्राओं को अपने गिरोह के सदस्यों के घरों में ले जाता था जहाँ उनका यौन शोषण होता था। पुलिस ने विश्वविद्यालय के वित्त निदेशक अबू बकर और परिवहन प्रभारी मोहम्मद अल्ताफ़ को भी गिरफ्तार कर लिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के कुल 3 स्टाफ सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। अल्ताफ़ के कब्जे से 8 ग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। डॉन ने पुलिस की एक विशेष रिपोर्ट के आधार पर खुलासा किया कि भावलपुर के इस्लामिया विश्वविद्यालय में शिक्षकों का एक समूह भी नशीली दवाओं की बिक्री और छात्राओं और महिला शिक्षकों के यौन शोषण में शामिल था। रिपोर्ट में दावा किया कि फाइनेंस डायरेक्टर ने कबूल किया है कि वो अन्य शिक्षकों के साथ छात्रों के माध्यम से ड्रग्स खरीदते थे और उन्हें बाद में बेचा करते थे। इस दौरान डांस और सेक्स पार्टियों की व्यवस्था भी की जाती थी। पुलिस ने आगे खुलासा किया कि शिक्षकों का समूह लड़कियों का शोषण ब्लैकमेल करता था
उन्हें नशीली दवाएं खिलाकर नशा देता था। आइए अब हम डेनमार्क के बारे में बात करें। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक बार फिर इराक के दूतावास के बाहर कुरान को जलाकर उसका अपमान किया गया है। इस नए घटनाक्रम के बाद से ही दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी है। यह घटनाक्रम इराक और कोपेनहेगन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और ख़राब कर सकता है। इराक ने सोमवार को ही घटना की निंदा की है। उसने कहा कि बगदाद में दूतावास के डेनमार्क के कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर जाना पड़ गया था, जबकि डेनमार्क ने इससे इनकार कर दिया है। डेनमार्क में इराक के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना को अंजाम देने वाले दोनों प्रदर्शनकारी डेनिश पैट्रियट्स ग्रुप से थे। इस ग्रुप की तरफ से ही 23 जुलाई को भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। इन्होंने फेसबुक पर इन घटनाओं को लाइव स्ट्रीम किया था। दोनों देशों में आगजनी को लेकर कई हज़ार इराकियों ने शनिवार को बगदाद में प्रदर्शन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि पवित्र कुरान का अपमान करने वाले लोगों को सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यूरोप के कई देश, डेनमार्क और स्वीडन में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नियमों के तहत पवित्र कुरान को जलाने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद ईरान और इराक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इराक में प्रदर्शनकारियों ने पिछले हफ्ते बगदाद में स्वीडन के दूतावास को आग लगा दी थी। मुसलमान कुरान को ईश्वर का वचन मानते हैं और यह उनके लिए बहुत पवित्र है। और कोई भी इसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या फिर इसके प्रति अनादर दिखाता है तो इसे बेहद अपमानजनक समझा जाता है। कोपेनहेगन में नई घटना की वजह से यमन की राजधानी सना में हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। रैली में शामिल लोगों ने इस तरह के कृत्यों को अनुमति देने के लिए डेनमार्क और स्वीडन दोनों पर गुस्सा व्यक्त किया। तुर्की ने इस घटना को कुरान पर घृणित हमला कहा। वहीं अल्जीरिया के विदेश मंत्रालय ने कृत्यों की निंदा करने के लिए डेनिश राजदूत और स्वीडिश के विदेश मामलों के प्रभारी को बुलाया। ईरान ने पहले हुए अपमानों को लेकर शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन किया। कतर में स्थानीय मीडिया ने बताया कि देश के सबसे बड़े बाजार सुक अल बालादी ने विरोध में स्वीडिश उत्पादों को हटा दिया है। एक ट्वीट में डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने कहा, डेनमार्क आज कुरान को जलाने की निंदा करता है। ये उत्तेजक और शर्मनाक कृत्य डेनिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सभी से संयम की अपील है। हिंसा का जवाब हिंसा से कभी भी नहीं देना चाहिए। बगदाद में शनिवार को सुरक्षा बलों ने बड़ी भीड़ को डेनिश दूतावास तक पहुंचने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। शहर के गढ़ वाले ग्रीन जोन, जहां कई विदेशी दूतावास की ओर जाने वाले पुल बंद कर दिए गए थे। आइए हम भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर ले। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। लद्दाख के द्रास में बुधवार को 24वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक में अपने संबोधन में सिंह ने कहा था कि देश की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा, हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए एलओसी पार करना हो तो वह भी हम करने के लिए तैयार है। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी को पार कर जाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा था कि करगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को राष्ट्र के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए खुली छूट दी गई है। सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। बुधवार को एक बयान में कहा गया कि हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और दक्षिण एशिया में रणनीतिक माहौल को अस्थिर करने वाली है। इसमें कहा गया है कि यह पहली बार नहीं कि भारत के नेताओं, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है। कश्मीर मुद्दे पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए हैं। आइए हम उत्तरी सागर के बारे में बात कर लें। उत्तरी सागर में करीब 3000 कार को लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज में बुधवार को आग लग गई। इस दुर्घटना में चालक दल के एक भारतीय सदस्य की मौत हो गई, अन्य घायल हो गए। पुर्तगाल तटरक्षक बल ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि वह इस जहाज़ को डूबने से बचाने पर काम कर रहा है। यह जहाज़ प्रवासी पक्षियों के एक अहम पर्यावास के करीब है। तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा कि चालक दल के 23 सदस्यों को जहाज़ से निकालने के लिए नौकाओं तथा हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। इस घटना के बाद भारतीय दूतावास भी सक्रिय हो गया। एक जीवन रक्षक नौका के कैप्टन ने पुर्तगाली प्रसारकर्ता NOS को बताया कि चालक दल के कुछ सदस्यों ने जान बचाने के लिए जहाज से समुद्र में छलांग लगा दी। उन्हें एक जीवन रक्षक नौका की मदद से बचाया गया। आपात सेवाओं ने बताया कि चालक दल के कुछ सदस्यों की हड्डियां टूट गई हैं, कुछ झुलस गए हैं, कुछ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तथा
उन सभी उत्तरी नीदरलैंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तटरक्षक बल के प्रवक्ता ली वर्स्टिग ने टेलीफोन पर कहा कि अभी स्थिति पर नजर रखने तथा आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर कई नौकाएं हैं। यह जहाज वेडन सागर में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पुर्तगाली और जर्मन द्वीपों के समीप है। वेडन सागर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चला है और यह स्पष्ट नहीं कि चालक दल के सदस्य की मौत कैसे हुई। फ्रीमैंटल हाईवे जहाज जर्मनी के ब्रीमहेवन बंदरगाह से मिस्र के पोर्ट सेड जा रहा था जब पुर्तगाल के एमिलैंड द्वीप से करीब 27 किलोमीटर उत्तर दिशा में उसमें आग लग गई। भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा कि हम उत्तरी सागर में जहाज फ्रीमैंटल हाईवे से जुड़ी घटना से बहुत दुखी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई है और चालक दल घायल हो गया है। भारतीय दूतावास मृतक के परिवार के संपर्क में है, उनके शव को वापस लाने में सहायता कर रहा है। दूतावास शेष 20 घायल चालक दल के सदस्यों के भी संपर्क में है, जो सुरक्षित हैं और चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं। डच अधिकारियों और शिपिंग कंपनी के समन्वय से हर संभव सहायता दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।